हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस के लिए भारतीय संसद की क्लास में। आज जो हम कंप्लीट करने वाले हैं वो है भारतीय संसद भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक। यदि आप हमारी किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम समझेंगे भारतीय संसद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हो जाती है अगर आप आयोग के किसी भी तरह के पेपर की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है। तो बात करते हैं संसद की। संसद जो है, आपको मैंने पहले भी बताया था, ऑफलाइन क्लासेस में भी बताया था, अभी ऑनलाइन में भी आपको बता रहा हूँ। संसद जैसे ही शब्द आपके दिमाग में आएगा कि संसद की बात हो रही है, संसद, तो आपको यहाँ पे ये ऐसे करके 3 कॉलम बना लेने चाहिए। इस तरह से 3 कॉलम। तो पहले कॉलम में प्रेसिडेंट होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। दूसरे कॉलम में आप लिख लीजिए राज्यसभा होती है। और जो तीसरा कॉलम होता है उसमें होती है लोकसभा। तो ये तीनों से मिलके संसद का निर्माण होता है। तो आप समझिए क्या क्या होता है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के मिलन से संसद का निर्माण होता है। यहाँ तक आपको क्लियर है। ये हमारी संसद है, जो नया संसद भवन है वो कुछ इस तरह से बना है। तो अब बात करते हैं भारतीय संसद क्या है। कभी कभी इसकी डेफिनेशन आयोग पूछ लेता है। तो भारतीय संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। एग्जाम में इसी तरह के पॉइंट पूछे जाते हैं, शामिल किए जाते हैं, तो आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, ठीक है। दूसरा, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 यानी कि 79 से 122 तक भारतीय संसद के संगठन, संरचना, कार्यकाल, पदाधिकारी, प्रक्रिया, शक्तियां, विशेषाधिकार आदि का वर्णन किया गया है। ये 2 आपको यहाँ से पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए। पहला पॉइंट कि भारतीय संसद की बात करें तो 3 लोगों से मिलकर बनती है। इसमें 3 बॉडी होती हैं। पहला होते हैं राष्ट्रपति, दूसरी राज्यसभा, तीसरी लोकसभा। इन तीनों को मिलकर जिस चीज का निर्माण होता है उसको संसद कहते हैं। दूसरी बात, भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक भारतीय संसद के संगठन, संरचना, कार्यकाल, पदाधिकारी, प्रक्रिया, शक्तियां, विशेषाधिकार आदि का वर्णन किया गया है। और अगर आपसे कोई पूछे कि संसद क्या है, तो भारतीय संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था होती है। यहां तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट। अब भारतीय संसद में क्या क्या शामिल है तो आपको मैंने अभी क्लियर किया। सबसे पहले संसद का इस तरह से बना लीजिए, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा को निचला सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। और ये अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आता है। यहां तक आप क्लियर कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि आप एक बार ऐसा पढ़िए कि आपकी समझ में आए, ठीक है। राष्ट्रपति किसी संसद के सदस्य नहीं होते। प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति किसी संसद के सदस्य नहीं होते, बल्कि संसद के अभिन्न अंग होते हैं। आपका आर्टिकल 79 क्लियर हो गया। 79 आर्टिकल में संसद के बारे में बताया। संसद क्या है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। राष्ट्रपति किसी सदन के सदस्य नहीं होते, बल्कि संसद के अभिन्न अंग होते हैं। ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं क्यों होते हैं, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। जो अभी तक यूपीएससी, यूपीएससी और यूपीपीएससी में जो अब तक पूछे गए, उनके बेस पे ये स्लाइड आपके लिए तैयार की गई है।
राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं क्योंकि राष्ट्रपति की सहमति के बिना संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक कानून नहीं बनाया जा सकता। यानी कि वहां से, यानी कि निम्न सदन, उच्च सदन, लोकसभा, राज्यसभा, जब वहां से कानून पारित होके आते हैं तो राष्ट्रपति के साइन के बाद ही वो कानून बनते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को बुलाने या स्थगित करने और दोनों सदनों को संबोधित करने का अधिकार है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं। ये वाला स्टेटमेंट कई बार आयोग ने घुमा घुमा के पूछा है और पूछता रहेगा क्योंकि महत्वपूर्ण है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। दूसरा, संसद के सत्र में न होने पर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के अधिकार हैं, इसलिए राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग कहलाते हैं। यहां तक भी क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं भारतीय संसद का संवैधानिक ढांचा क्या है। तो हमने पहले भी आपको बताया, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के संगठन, संरचना, अवधि, पदाधिकारी, प्रक्रिया, विशेषाधिकार, शक्तियां आदि से संबंधित प्रावधान हैं। तो अनुच्छेद 79 में क्या है, प्रश्न पूछा जाता है कि अनुच्छेद 79 में क्या है। तो 79 में है, संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे। ये किस में कहा गया है, 79 में कहा गया है। यहां तक आपका क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई फर्क नहीं है, आपको सेम टू सेम पढ़ाया जाएगा। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। तो ध्यान रखना है, अगर 79 आए तो संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे। अब वो 2 सदन कौन सा है, अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना और अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन यानी कि परसीमन आयोग की स्थापना। ठीक है, ये आपके क्लियर हो गया। सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन शामिल हैं, कोई भी कुछ नहीं छूटेगा, आप सिर्फ ध्यान से पढ़िए। तो आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, आर्टिकल 82 ये क्लियर हो गए आपके। अब आगे बढ़ते हैं, डिटेल में समझ लेते हैं। हमने आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 में पढ़ा कि राज्यसभा की संरचना है और 81 में पढ़ा लोकसभा की। तो राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है, जिनमें से 238 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति द्वारा भारत की संसद के राज्यसभा में कितने जो है मनोनीत किए जाते हैं। तो उसमें ऑप्शन दे रखा था 14, 15, 16 और 12। तो याद रखना हमारा क्या था आंसर, 12 इसका सही आंसर था। ठीक है, वर्तमान राज्यसभा की बात करें तो कुल सदस्यों की संख्या 245 है और राज्यों के प्रतिनिधि 229 हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि सिर्फ 4 हैं। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बनने की इस बार संभावना है। तो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि 4 हैं और अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य 12 हैं। ठीक है, कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12। क्लियर हो गया।
आर्टिकल 80 में सिर्फ इतना क्लियर कर लो, प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समझ लेते हैं। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, जनता के द्वारा सीधा नहीं किया जाता राज्यसभा में, बल्कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। चुनाव विधि की बात करें, एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली द्वारा चुनाव संपन्न किया जाता है। राज्यसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं। भारत में राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। ऑप्शन में क्या दे रखा था प्रीलिम्स के में, भारत में राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, तो वो स्टेटमेंट गलत था। स्टेटमेंट सही क्या है, नहीं है। अमेरिका में सभी राज्यों को उनकी जनसंख्या की परवाह किए बिना सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो समान प्रतिनिधित्व कहाँ दिया जाता है, यूएसए में, अमेरिका में। ठीक है, इंडिया में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। अब बात करते हैं लोकसभा की संरचना। तो लोकसभा की संरचना किसमें है, आर्टिकल 81 में, 79 में संसद की संरचना, आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना और आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बात है। लोकसभा के अधिकतम संख्या कितनी है, 552 निर्धारित की गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि यानी कि कुल दोनों को मिला के अप्रत्यक्ष रूप से और निर्वाचित 552 है, जिसमें से 530 प्लस 20 होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 थे, जो अब भारतीय संविधान के 104वें संशोधन द्वारा इस प्रावधान को हटा दिया गया है। यही क्वेश्चन बना था कि एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को अब भारतीय संविधान से हटा दिया गया है, इस संविधान संशोधन के द्वारा। तो आपको याद होना चाहिए 104वें संशोधन द्वारा 2 को हटाया तो 104 ने हटाया, ऐसे करके। ठीक है, याद रखिए। लोकसभा की संरचना में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, वर्तमान में 543। राज्यों के प्रतिनिधि कितने हैं, 530। अब 530 राज्यों के प्रतिनिधि हैं और 20 जो है मनोनीत हैं। टोटल कितने हो गए, आप यहां से देखेंगे तो ये हो जाएंगे 550, और हमारे पास 2 एंग्लो इंडियन थे, वो हटा दी तो 552। कुछ इस तरह से इनका आंकड़ा बनता है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि 20 होते हैं, वो हमने आपको बता दिया। लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से जनता द्वारा सीधे किया जाता है। राज्यसभा में जनता के द्वारा नहीं किया जाता, लेकिन लोकसभा में सीधा जनता के द्वारा लोकसभा के प्रतिनिधियों का चुनाव और चयन किया जाता है। यह चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित होता है। भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए मतदान करने की पात्र आयु 18 वर्ष है। यूपी पीसीएस ने पूछा था कितनी आयु है, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष और 16 वर्ष, इस तरह से ऑप्शन दे रखे थे। तो सही आंसर है इसका 18 वर्ष। यहां तक आपका क्लियर है। लोकसभा भारतीय संसद में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व, ये भी समझ लेते हैं। संसद के संविधान के संसद को लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका निर्धारित करने का अधिकार दिया है। संसद ने केंद्र शासित प्रदेश यानी कि लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव अधिनियम 1965 पारित किया,
जिसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव भी प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे आयोग कि जो है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का चुनाव भारतीय संसद के लिए किस आधार पर किया जाता है, तो प्रत्यक्ष चुनाव विधि द्वारा। ये आपको समझने वाला पॉइंट था। तो आपने यहाँ तक क्या क्या कवर किया, आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81, ये तीनों आपके क्लियर हो गए। ये है संसद, ठीक है, ये है राज्यसभा और ये है लोकसभा। क्लियर। अब आगे बढ़ लेते हैं। भारतीय संसद में लोकसभा की चुनावीय प्रक्रिया। देखो, लोकसभा की चुनाव की प्रक्रिया मैंने आपको अभी बताई थी कि जनता के द्वारा लोगों को, जो प्रतिनिधि होते हैं, उनको चुना जाता है। तो आपको इतनी बात इसमें ध्यान रखने लायक है, ठीक है। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु आर्टिकल 84 के द्वारा, ये है अनुच्छेद 84, ठीक है। 81, 82, 83 में ये हमने पढ़ा, अब समझ लेते हैं आर्टिकल 84। भारत के संविधान द्वारा निर्धारित योग्यताओं को, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आर्टिकल 84 को पहले कवर करेंगे। तो उसमें दे रखा है भारतीय संसद के सदस्य के लिए योग्यताएं। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे चुनाव आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेनी और उस पर हस्ताक्षर करने होंगे, जो अनुसूची 3 में शपथ और प्रतिज्ञा के अंतर्गत आती है। राज्यसभा के मामले में उनकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि राज्यसभा में आप चयनित होके जाना चाहते हैं तो आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी आयु 25 वर्ष होना चाहिए, दोनों को याद रखना। और उसके पास संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए जो संसद निर्धारित करती है। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु अनुच्छेद 84 में दे रखी है। पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 21 वर्ष, बहुत महत्वपूर्ण है ये स्लाइड, आप स्टार लगा लीजिए। अगर आपको ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना है तो आपकी आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। अगर आपको विधानसभा और लोकसभा के लिए आपको चुनाव लड़ना है तो आपकी आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। और अगर आपको विधान परिषद और राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ना है तो आपकी आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। यहाँ से SSSC, यूपी SSSC में भी क्वेश्चन बना है, यूपी PSC ने भी क्वेश्चन बनाया है, और स्टेटमेंट के थ्रू, ये तीनों स्टेटमेंट के थ्रू यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया था। तो आपको इसलिए ये शामिल किया गया है। तो किस में पूछा गया है, आर्टिकल 84 में। फिर मैं आपको समझा देता हूँ, गांव के जो प्रधान होते हैं, ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं, वो चुने जाने के लिए आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा और लोकसभा के सदस्य चुने जाने की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और विधान परिषद और राज्यसभा के लिए चुने जाने की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यदि आपको हमारी क्लास कंटेंट अच्छा लगा, पसंद आया और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जो आपके चुनाव आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आगे बहुत महत्वपूर्ण क्लासें हैं, जैसे राज्यसभा। अब हम इसमें राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में लोकसभा के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद संसदीय समितियों की क्लास आने वाली है। ये सब कुछ आने वाला है। हमने आपको पहले भी बताया था कि यूपी PSC ने, आयोग ने 2026 का कैलेंडर जारी कर दिया है। यदि आप देखना चाहें तो ये देख लीजिए, आ गया है। डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर लीजिए। यदि आप हमारी किसी भी प्रकार की PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आपको सारी PDF प्राप्त हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।